हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल बाद तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। आज ही जम्मू कश्मीर के नए एलजी मनोज सिन्हा काम संभालने वाले हैं। 4G की बहाली को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिल्कुल शोभना, और जम्मू कश्मीर में आज के हालात और आगे की रणनीति को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव जुड़ने वाले हैं और राम माधव जी जुड़ चुके हैं। राम माधव जी, आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल हमारी सहयोगी शोभना लेंगी, क्योंकि हमारी पहले चर्चा हो गई थी कि पहला सवाल वो लेंगी, लेडीज फर्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी। राम माधव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के मनोज सिन्हा, जिनको अब नया उपराज्यपाल आपने लगाया है, क्या मायने इसके निकाले जाए? एक ब्यूरोक्रेट को हटाकर मुर्मू साहब को उनको यहां लाना, क्या रणनीति बीजेपी की? यह कोई ब्यूरोक्रेट वर्सेस पॉलिटिशियन वाली बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पहले जगमोहन साहब एलजी थे, तब भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। अब मुर्मू साहब थे, उनके समय में भी अच्छा काम हो रहा था। अब जो नई व्यवस्था में एक अच्छे सुलझे हुए सीनियर पॉलिटिकल लीडर, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी रहा है, वो मंत्री रहे हैं, मोदी 1.0 में रेलवे मिनिस्टर रहे हैं और हमारे पार्टी के बहुत सम्मानित नेता है, अच्छे विद्वान है, इंजीनियर है। ऐसे एक बड़े पॉलिटिशियन अब उसका एलजी का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो आगे जाकर उससे राज्य में जो गतिविधि हम शुरू किए उसको और आगे बढ़ाएंगे। जी राम माधव जी, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के मसले पर अगर भाजपा में किसी की एक्सपर्टीज कही जाती है, संघ और भाजपा, चूंकि आपकी दोनों की पृष्ठभूमि आज की तारीख में है, आपने पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का काम देखा है और वहां पर जो एक नायाब प्रयोग हुआ था, कहा जाता था कि साउथ और नॉर्थ पोल आपस में मिल गए जब आपने मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई। वहां पर महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई, बहुत से प्रयोग किए। उसके बाद 370 जैसा ये ब्रेव कदम, बोल्ड कदम लिया, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा भी हुई। अब जीसी मुर्मू उस समय ब्यूरोक्रेट लाए गए थे क्योंकि वो बड़ा फैसला लेना था। अब एक फिर से पॉलिटिकल शख्सियत को वहां पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर डिलिमिटेशन होना है, वहां पर विधानसभा भी नहीं बननी है। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स या विश्वास बहाली का रास्ता एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इसीलिए भेजे जाने की तो वजह नहीं बन रही है? नहीं, आपके इस विश्लेषण का मैं कोई कंटेस्ट नहीं इसलिए करूंगा क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति वहां रहने से स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों को ज्यादा एक कंफर्ट लेवल रहता है। उस दृष्टि से हाँ, आज मनोज सिन्हा जी का जाने से वहां जो हमारा इस समय लक्ष्य है कि वहां राजनीतिक गतिविधि बहाल हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी फिर से शुरू हो, उसमें जरूर ज्यादा सहूलियत मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। राम माधव जी, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए। अभी भी बहुत बड़े बड़े नेताओं को तो आपने नजरबंद कर रखा है। कैसे शुरू होगी? कैसे बीजेपी अपनी ही राजनीतिक गतिविधि शुरू करना चाहती है या और पार्टियों को भी करने देगी? बहुत बड़े बड़े नेता फ्रीली दिल्ली में घूम रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे रोज आपको दिख रहे। एक आध नेताओं पर जरूर प्रतिबंध आज है, पर व्यापक जम्मू कश्मीर में नेता इस समय नहीं, कई महीनों से, दिसंबर से लेकर पिछले 7-8 महीनों में बड़ी संख्या में एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएस सब फ्री है, पर किसी कारण से दैनंदिन राजनीतिक गतिविधि में वे आगे नहीं आ रहे हैं। उनको एक बात समझना चाहिए, धारा 370 हटने के बाद पूरे देश के अंदर उस निर्णय का जो स्वागत हुआ है। आज मुझे बताइए, एक राजनीतिक दल जो आज खड़ा होकर कह रहा हो कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, कोई नहीं कह रहा है। एक नेशनल कॉन्सेंसस है कि जो हुआ सही हुआ है। अब आगे की तरफ देखकर आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह समझकर अब आगे की दिशा में राजनीति कैसी चले, देश के व्यापक कॉन्सेंसस के साथ मिलकर वो कैसे चले, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिक्कत तो यही हो रही है ना राम माधव जी, कि सिर्फ राजनीति जो है वो आप अपनी दिशा और अपने नियमों पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजकिशोर कुछ पूछना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा था राम माधव जी, 370 तो आपने हटा दिया, ये उस प्रक्रिया में एक बड़ा हिस्सा है। चूंकि हमें याद है कि जब गृह मंत्री ने इसको हटाने की घोषणा की तो उन्होंने कहा था कि इससे ये माना गया था कि लोग जुड़ेंगे, लोगों का जम्मू कश्मीर का विलय जो भारत में जिस तरीके से हुआ है, लोग
लोग आपस में जुड़ पाएंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए इसको हटा देना ही उचित है। सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। तो अनुच्छेद 370 हटाए हुए 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अब उसके बाद अगला कदम क्या? क्योंकि ये सिर्फ हटा देने भर से तो बात नहीं बनने वाली है। वाकई मुख्य धारा में कश्मीरी आ सकें, इसके लिए अब क्या आपके सामने रणनीति है, क्या कार्य योजना है? पहली बात तो धारा 370 जिस रूप में बनी थी आज से चलो करीब 70 साल पहले, 70 साल से 2-3 साल कम था उस समय जब बनी थी, तब से जब हमने 370 को हटाया उस समय के बीच में काफी पानी बह चुका था, काफी अंदर से 370 को कमजोर कर दिया गया था। पर फिर भी उसको इसीलिए जीवित रखने का लगातार प्रयास जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर घाटी के रीजनल पार्टीज के नेता करते रहे, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकली काम आ रहा था कि हम अलग है, हम सेपरेट है, हम स्पेशल है, इस प्रकार लोगों को गुमराह करने का। हमने उस सेपरेटिस्ट मानसिकता को समाप्त करके हम सब एक है ये भावना देने के लिए धारा 370 को पूर्ण रूप से समाप्त किया। पूरा देश, सभी राजनीतिक दल सब मिलकर आज उस बात के व्यापक उसके आवश्यकता पर सहमत है। रही आपकी मुख्य बात कि आगे की 1 साल में, वैसे तो मैं कह दूं यह कानून बना 31 अक्टूबर को, उसके तुरंत बाद विंटर्स आ गए थे। विंटर्स के समय जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट भी पे कुछ संकट आता है, तो उसके बाद कोविड आ गया। तो जितना डेवलपमेंट हम चाहते थे, जितना घरों तक वहां के असामान्य जनता के जीवन में अच्छा विकास के फल मिले, उतना होने में अब आप तेजी बढ़ाना पड़ेगा, उसी दिशा में प्रयास होगा। पूरा प्रयास 2 प्रकार का है, एक डेवलपमेंट और पीस, इसको उस राज्य में कायम करना, सुदृढ़ करना, एक दूसरा राजनीतिक गतिविधि को बहाल करके जल्दी वहां फिर से राजनेताओं के हाथ में उस यूटी को पहुंचाना है। उसके लिए डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद उस यूटी का असेंबली बनेगा, फिर से राजनेताओं के हाथ में उस राज्य को चलाने का अधिकार मिलेगा। ठीक है राम माधव जी, आपने बड़ी बात की और आपने अपनी रणनीति में ये कहा कि डेवलपमेंट और पीस, ये 2 बड़ी दिशाएं होंगी जिसमें कि हमें आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? 1 साल का समय बीत चुका है, इंटरनेट वहां नहीं है, लोग आपस में मिलजुल नहीं सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने, आपने जो राम जन्मभूमि पूजन किया उस पर उन्होंने कहा कि आप तो उत्सव मना रहे हैं और हमें मिलने की भी छूट नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो कंसर्न है, आज भी आपके पंचायत के नेता को 2 दिन पहले मार दिया गया, तो हालात में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है पिछले 1 साल में। जम्मू कश्मीर की जनता को मैं कुछ कहूं उससे ज्यादा हम सबको, आपको, मुझे जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 1 साल में क्या कह रही है ये पहले सुनना चाहिए। मैं जब जम्मू कश्मीर की जनता की बात कहता हूं, ये रीजनल सत्रप्स की बात नहीं कर रहा हूं, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। वहां की आम जनता आज हिंसा नहीं चाहती है, सड़कों पर नहीं आना चाहती है, वायलेंस नहीं करना चाहती है, शांति से जो परिवर्तन आया है उसका अनुभव करना चाहती है। क्या इससे मुझे फायदा मिलेगा, क्या ये टेस्ट करना चाहती है। ये संदेश जम्मू कश्मीर की जनता, कश्मीर घाटी की जनता विशेषकर कश्मीर के नेताओं को दे रही है। ये नेता सबसे पहले वो समझ ले। ये जो आज भी कुछ नेता है जो सेपरेटिस्ट की राग का आलापन कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस करेंगे, जाके हुर्रियत में ज्वाइन हो जाए वो नेता। राम माधव जी, 1 साल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है। यहाँ कोरोना के चलते देश में 4 महीने से बंद हुआ लॉकडाउन, लोग परेशान हैं। आपको जानकारी नहीं है सर, मुझे पूरी जानकारी है, मैं बहुत कश्मीरियों के टच में। आप कल अरे कश्मीरियों के टच में जो आपको सुविधा है उनसे रहते हो, मैं जानता हूं। आप कल निशंक जी का लेख पढ़िए, पूरा एकेडमिक ईयर, पूरे एकेडमिक ईयर ठीक ठाक चला कश्मीर में। कश्मीर में कुछ कठिनाइयां है वो दूर होंगी। भाई कश्मीर एक बड़े परिवर्तन के दौर में है, कुछ 4G जैसे कठिनाइयां है वो भी दूर हो जाएंगी, पर वहां की जनता का मूड तो समझने का कोशिश करो। आपने लाख प्रयास किया उसको सड़कों पे वायलेंस हो जाए ताकि टीवी में दिखाते रहे, आपको मौका ही नहीं दिए जम्मू कश्मीर के, कश्मीर घाटी की जनता ने। जिम्मेदार चैनल के ऊपर गलत तरह से आरोप लगा रहे हैं राम माधव जी। राम माधव जी, हमें ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए राम माधव जी,
राम माधव जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। जब भारत की संसद ने यह संकल्प लिया तो निश्चित तौर पे हर भारतवासी का वो संकल्प है, चूंकि हमारे सर्वोच्च सदन में वो हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें हम किसी को सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आप क्या चाहते थे, आप क्या नहीं चाहते थे। हमारा काम प्रश्न करना है, हम प्रश्न कर रहे हैं। कोई चीजें अगर हमें समझ में नहीं आती तो हम वो करेंगे। लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है राम माधव जी, मैं सीधे आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का घाटी से, ये माना जा रहा था कि अनुच्छेद 370 हटेगा और जिन लोगों का पलायन हुआ था उनकी पुनर्स्थापना होगी, पुनर्वास होगा। क्या उस दिशा में एक साल में कुछ भी आप आगे बढ़ पाए, कुछ आगे कदम आप बढ़ा पाए? आपको लगता है कुछ सार्थक हुआ है इस दौरान? अब मैं तो विषय आया तो बताता हूं। जब हमारी सरकार थी, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया था आपके पहले बातचीत में, उस समय ही हमने उसके संदर्भ में बातचीत कश्मीरी पंडित एसोसिएशन ग्रुप्स के साथ शुरू किया था। 2 बार उनके साथ मीटिंग हुई, किस रूप में वापसी का व्यवस्था करना चाहिए। तो अभी का एक अनुभव है कि जो पंडित नौकरियों के दृष्टि से कई नौकरियां उनके लिए रिजर्व की गई है कश्मीर घाटी में, उन नौकरियों में ज्वाइन होकर जब वो जाते हैं, आज भी उनके लिए काफी व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि आतंकवाद का आज भी एक समस्या जम्मू कश्मीर घाटी में है। तो हमारे लिए पंडितों को वापस भेजना हमारा एक वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज का विषय जरूर है, पर उनका सुरक्षा और सम्मान दोनों को हमें वहां पक्का करना है। उस दिशा में पूरा प्रयास होगा। मैंने कहा प्रयास जब हम 370 थी उस समय भी कर रहे थे, अब 370 नहीं है तो और ज्यादा सुविधा होगी, जरूर वो प्रयास आगे बढ़ेगा। अभी नौकरियां देने की बड़ी विशेष प्रयास हुई, कई लोगों को नौकरियां मिली भी, पर वहां जब तक कश्मीर घाटी में उनको सुरक्षा और सम्मान के साथ रख नहीं पाएंगे तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा पूरा प्रयास उस दिशा में है। जी राम माधव जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल बस और है, क्योंकि अभी आपने जब शोभना जी प्रश्न पूछ रही थी तब आपने एक जवाब दिया कि जिनको दिक्कत वो हुर्रियत में जाएं। प्रश्न यह है कि जब आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को या जो सरकार से जुड़े हुए आप जैसे लोग जो जम्मू कश्मीर के मर्मज्ञ माने जाते हैं, जो वहां पर लगातार काम करते चले आ रहे थे, इस तरीके की भाषा और इस तरीके की शब्दावली दुराव पैदा करेगी, बल्कि भरोसा पैदा करने के बजाय कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें पहली बात तो आप हमको लेक्चर्स मत दो। मैंने क्या कहा, जो रेसिस्टेंस करना है, सड़क पे आना है, सेपरेटिज्म की भाषा करना है, उनका कह रहा हूं सेपरेटिस्ट भाषा, रेसिस्टेंस की भाषा करने वालों के लिए आज एक ही संस्था बची है, हुर्रियत है। आपको हुर्रियत से नफरत हो सकता है, मैं कह रहा हूं एक है वहां सेपरेटिज्म और रेसिस्टेंस की बात है। नहीं, आप विकास की भाषा करो, आप स्टेटहुड का डिमांड करो, आज कर रहे हैं, उसमें वो पॉलिटिकल डिमांड है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर आप फिर भी कहते हो कि रेसिस्टेंस करना है, पत्थरबाजी करना है, आतंक करना है, सेपरेटिज्म करना है, तो आज का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का वो नहीं रहेगा। आगे का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का, जो नया कश्मीर होगा, वो विकास का होगा, शांति का होगा, सद्भावना का होगा, जो असली कश्मीरियत है उसका होगा, जिसमें प्लुरलिज्म है, उसमें शांति अमन है, उसमें सूफीइज्म है, शैविज्म है, बुद्धिज्म है, वो कश्मीरियत का कश्मीर होगा। तो वो मैं कह रहा था, मैं किसी के जो कई आवाज है जो आज अलग अलग डिमांड उठा रहे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि तुरंत इलेक्शन करे, ये सब पॉलिटिकल डिमांड्स है, वो सब जायज डिमांड है, उसको कौन विरोध कर रहा है। चलिए राम माधव जी, आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की। हमारी शुभकामनाएं कि जिस जम्मू कश्मीर का सपना आप देश को दिखा रहे हैं उसमें आप सफल हो। हालांकि 1 साल में, मैं फिर इसी के साथ क्लोजिंग करना चाहूंगी कि 1 साल में कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। अमरनाथ की यात्रा नहीं हो पाई जिससे कि कश्मीर के लोगों का पूरे साल का उन्हें रोजगार और खाना पीना मिलता था।